बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 और चैप्टर नंबर 17 पर अब हम आ गए हैं। उसका पार्ट 1 करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये चैप्टर 3 है इस बुक का, लेकिन बेसिकली ये एक ही बुक है जिसको आधा फर्स्ट ईयर में रखा गया और आधा जो है वो सेकंड ईयर में रखा गया। तो इसी हिसाब से 14 चैप्टर्स जो है वो फर्स्ट ईयर में आ गए और उसके बाद वाले चैप्टर सेकंड ईयर में। तो यही तरतीब चल रही है, ठीक है। तो 15 पहला हो गया, 16 दूसरा हो गया और ये अब 17 आ गया। फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्विक रिव्यू कर लेंगे पहले जल्दी से। पिछली वीडियो अगर आपको देखनी हो, नहीं देखी हो, तो अब ये मैंने सिस्टम बना दिया है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, उससे पिछली वाली वीडियो अगर देखनी है तो ऊपर देखें, अभी आपको लिंक नज़र आ जाएगा, ठीक है। पिछली वीडियो कौन सी होगी? सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और अगला पार्ट देखना है इस वीडियो का, तो अब हर वीडियो के आखिर में आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। और पार्ट 2 जो है वो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर ही आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री, आप क्योंकि सेकंड ईयर में हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट, उनके लेक्चर्स बना के मैंने रख दिए हैं। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 12th केमिस्ट्री की, उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है, ख़ास तौर पे नॉमेनक्लेचर का, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स का 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट भी है वो, जिसमें आप अपनी नॉमेनक्लेचर को टेस्ट कर सकते हैं। और आखिर में मैंने सोल्यूशन भी बताया। तो बहरहाल ये सारे की सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। प्लेलिस्ट खोलिए और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 वो भी आपको इस वीडियो के आखिर में भी मिल जाएगा। वैसे हर वीडियो के आखिर में मैं जो है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 का लिंक दे देता हूँ। पार्ट 1 का लिंक आपको मिल गया ना, बस उसी के अंदर आपको पता है उसके एंड में आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, उसके एंड में पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद है आपको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि भाई ये फर्स्ट लॉ जो है ये पेट्रोल है और जो सेकंड लॉ है वो इंजन है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब पिछले चैप्टर को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रिव्यू करेंगे अभी हम, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कवर करता है। बहरहाल जैसा कि आपको नाम का ही पता है, इसका नाम मैंने क्या रखा है इसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और मेरी बाइक, तो वही बाइक को ही हम लेके चलेंगे। अब क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके नोट्स वगैरह इस स्टेटमेंट में आपको बता दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो बाइक के हवाले से आप जानते हैं कि ये इंजन वाला मामला होगा इस चैप्टर के अंदर। आपकी गाड़ी चल कैसे रही है, आपकी बाइक चल कैसे रही है? आप बोलते हैं कि सर हमारी बाइक नहीं चल रही, हमारी बाइक के टायर जो है वो चल रहे हैं, हमारी बाइक के टायर चल रहे हैं, ठीक है। कैसे चल रहे हैं भाई? आप बोलेंगे सर हमने ये फ्यूल टैंक है, इसके अंदर पेट्रोल डाल दिया था, पेट्रोल डाला था, और इसके अंदर ये फ्यूल टैंक है, इसमें आपने पेट्रोल डाल दिया था और आपकी गाड़ी चल रही है। मतलब आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो आपकी गाड़ी को चला रहा है, आपकी बाइक को। आपकी बाइक के चलने का मतलब पता है क्या है? आपकी बाइक के टायर्स का चलना। अब टायर्स को कौन चला रहा है? कुछ तो है जो इंजन के अंदर ऐसा है जो इन टायर्स के साथ कनेक्ट हुआ हो। इंजन में कुछ है ऐसा जो इन टायर्स के साथ कनेक्ट हुआ हो, और इंजन के अंदर वो जो कुछ भी है वो घूम रहा है, तो उससे ये टायर भी घूम रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? हमें इस पे जाना है कि इंजन के अंदर वो कौन सी चीज़ है जो कि घूम रही है, जिसकी वजह से टायर भी घूम रहे हैं। तो मैं आपको इंजन के अंदर लेके चल लेता हूँ, क्योंकि बात ही इंजन की होगी ना। इंजन के अंदर लेके चल देता हूँ। यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ, सिलेंडर जो है वो लगा हुआ, इस तरह का ये सिलेंडर। किस पॉइंट से हम चल रहे हैं अभी?
आपसे पूछा गया बाइक क्यों चल रही है, आप बोल रहे हैं कि सर बाइक में क्योंकि पेट्रोल डाला जा रहा है इसलिए बाइक चल रही है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल डालने से आपकी बाइक चल रही है, बल्कि आपकी बाइक किस लिए चल रही है, क्योंकि टायर चल रहे हैं। अब टायर चल रहे हैं तो इंजन में कुछ तो है ऐसा जो कि इन टायर्स को चला रहा है। हमें उसको पकड़ना है कि वो क्या है और उसका इस पेट्रोल के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ये इंजन के अंदर देखा तो हमने ये सिलेंडर लगा हुआ और इस सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ, और ये पिस्टन है जो कि असल में हरकत कर रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है। और इसी पिस्टन के साथ जो है वो एक पार्ट जो है और कनेक्ट हुआ है, इसके साथ एक और पार्ट कनेक्ट हुआ है, इसके साथ एक और पार्ट कनेक्ट हुआ है, और फिर ये आगे जाके टायर के साथ कनेक्ट है। तो ये पिस्टन जो है जब ये हरकत कर रहा है, पिस्टन यहाँ से शुरू है, ये पिस्टन जब ये अप एंड डाउन हो रहा है तो ये पार्ट जो है ये भी घूम रहा है, उसके बाद इस पार्ट के साथ ये पार्ट कनेक्ट है, ये भी घूम रहा है, इस पार्ट के साथ ये पार्ट कनेक्ट है, ये भी घूम रहा है, और ये पार्ट टायर के साथ कनेक्ट है तो टायर भी घूम रहा है। तो मतलब टायर जो घूम रहा है उसकी वजह ये है कि ये जो पार्ट है ये घूम रहा है। ये पार्ट क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट घूम रहा है। ये पार्ट क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट घूम रहा है। ये पार्ट क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये आखिरी पार्ट पिस्टन से कनेक्ट है और पिस्टन अप एंड डाउन हरकत कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी बाइक जो है वो पेट्रोल से चल रही है, नहीं भाई, आपकी बाइक सिर्फ पेट्रोल से नहीं चल रही, आपकी बाइक टायर्स के चलने से चल रही है। अगर ये टायर चलना बंद कर दें तो आपकी बाइक नहीं चल रही। अब आपने इन टायर्स के साथ देखा कौन सी, ये टायर्स के साथ टायर कनेक्ट हुए में इंजन के साथ, और इंजन के अंदर जाके किससे कनेक्ट हुए में, इस डिवाइस के साथ। ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ कनेक्ट है, ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है, ये पिस्टन के साथ कनेक्ट है, ये रहा पिस्टन, और ये क्या हो रहा है, ये अप एंड डाउन हो रहा है। सिनेरियो समझ में आ गया। अब पेट्रोल का फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। आपकी बाइक में जो प्लग लगा हुआ होता है ना, जो बैटरी लगी हुई है, सब कुछ बताऊंगा मैं, तसल्ली रखें। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या, पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें असल में बात क्या की गई है। ये बड़ा अहम चैप्टर है, ठीक है। तो बहरहाल ये इंजन के अंदर ये सिलेंडर मौजूद है, और इसके अंदर ये इसके अंदर सिलेंडर के अंदर क्या है ऐसा, भाई देखें, अगर ये पिस्टन ऊपर नीचे हरकत कर रहा है, ठीक है, जैसे ये पिस्टन अभी यहाँ पर है तो ये पिस्टन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ से ये, इसको मैं V1 कर देता हूँ इस स्पॉट से, यहाँ से ये पिस्टन हरकत करके, वैसे ही बन जाओ यार, ठीक है, यहाँ V2 तक आ रहा है ये पिस्टन, अभी ऊपर आ गया, अब ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हरकत मैंने इसकी दिखा दिया, ये हो गई, ये पिस्टन अब नीचे आ गया। ये पिस्टन अब नीचे आ गया। आपने इस बुक के चैप्टर 15 पे गौर किया है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो आपको क्यों दी गई है? सोचने की बात है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे देते, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे देते, नहीं, चैप्टर नंबर 15 यानी कि पहले चैप्टर को रखा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आ गए। तो बहरहाल ये पिस्टन जो है वो हरकत कर रहा है। अब हमें देखना है कि कौन सी चीज़ है सिलेंडर के अंदर जो कि इस पिस्टन को हरकत दे रही है। देखिए, चीज़ों की हरकत डिपेंड करती है फोर्स पे। कोई तो फोर्स लग रही है ना इस पिस्टन के ऊपर, ठीक है, इस पिस्टन पे कोई तो फोर्स लग रही है ना जिससे पिस्टन अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये फोर्स कहाँ से पैदा हो रही है? इसके अंदर मौजूद है एक मिक्सचर। किस चीज़ का मिक्सचर मौजूद है मैं बताता हूँ। ये मिक्सचर है असल में पेट्रोल प्लस एयर का, पेट्रोल प्लस एयर का यहाँ पर मौजूद है। मतलब यहाँ पर पेट्रोल भी मौजूद है और यहाँ एयर भी मौजूद है। P प्लस A कर दिया मैंने, पेट्रोल भी मौजूद है और एयर भी मौजूद है, इसका मिक्सचर भी।
अभी आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आप मज़े से अपनी बाइक पे बैठे हुए हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप इग्निशन देते हैं, आप इग्निशन देते हैं, ठीक है। इग्निशन देने के बाद फिर आप क्या करते हैं, आप किक मारते हैं। जब आप किक मारते हैं तो आपकी बाइक के नीचे इंजन के साथ प्लग लगा हुआ होता है, याद है ना प्लग, हाँ आपकी बाइक के साथ ये प्लग लगा होता है। और आप तो माशाल्लाह सेकंड ईयर में कभी गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो तो प्लग निकाल के आप उसको किक मारते हैं तो एक झटका लगता है, क्या है, करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगता है आपको, ऐसे ही है। हाँ अभी याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ सर ऐसा कभी हुआ है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही बारिश की वजह से, तो हमने प्लग निकाल के सफाई की, उसका कैप, प्लग कैप हटाया और उसके बाद तारें अंदर थीं और हमने, मेरे दोस्त ने किक मार दी, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ तो और मुझे झटका लगा, एकदम कमाल हो गया। मतलब इंजन के अंदर यहाँ पर ये प्लग लगा हुआ है और प्लग में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद। अभी बात और पेचीदा हो जाएगी लेकिन मैं आपको इतनी ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहा। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है, स्पार्क। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है वो, बिजली की मदद से जो है वो चिंगारी, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। आप दो तारों को लें और आपस में, लाइव वायर्स को जिनमें इलेक्ट्रिक करंट हो, दोनों तारों को ऐसे टकराएंगे तो क्या नज़र आएगा, दो चीज़ें होंगी, ध्यान से बात सुनिएगा। जैसे ही आप बिजली से कनेक्ट हुई हुई दो तारों को ऐसे आपस में टकराएंगे, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ऐसे टकराएंगे, तो आप यहाँ दो किस्म की चीज़ें आपको फील होंगी। एक आपकी कानों की तरफ आपको आवाज़ आएगी, चर चर, जैसी टकराएंगी ना, टिडिंग टिडिंग, कानों में से आवाज़ आएगी। आप एक साउंड आपको सुनाई देगा, साउंड, ठीक है, एक साउंड आपको सुनाई देगा। और दूसरी चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, आपको स्पार्क दिखाई देगी, स्पार्क, चिंगारी। ये जो आप किक मारते हैं ना बाइक पे बैठ के, तो उसके बाद क्या होता है, प्लग से, प्लग में इलेक्ट्रिक करंट आता है और इलेक्ट्रिक करंट आने के बाद प्लग में से स्पार्क बनता है, चिंगारी बनती है। आपको पता है चिंगारी अगर आ जाए, स्पार्क अगर आ जाए तो क्या होता है, आग लग जाती है भाई। चिंगारी का मतलब ये होता है ना, स्पार्क का मतलब यही होता है, क्या होता है, आग लग जाती है, फायर, फायर ऐसे ही होता है। और फायर क्या करती है, बर्निंग का काम करती है, बर्निंग का काम करती है। यही बर्निंग यहाँ पर होगी। आप जो अपनी बाइक पे बैठे हुए किक मार रहे हैं तो नीचे जो प्लग है उससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से स्पार्क जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि सर प्लग के पास इलेक्ट्रिक करंट आ कहाँ से रहा है। भाई आपकी बाइक के इंजन में छोटा सा जनरेटर भी लगा हुआ होता है। और सुन लें, बताना नहीं चाह रहा था यार, आपकी बाइक के इंजन में छोटा सा जनरेटर भी लगा हुआ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होता है। जब आप किक मार रहे होते हैं ना, आपके घर में वो है, आपको पता होगा आपके घर में अगर वो क्या हैं, जनरेटर रखे हुए हैं, तो क्या करते हैं, जनरेटर को पकड़ के ऐसे खींचते हैं, यूं यूं यूं, ऐसे ही है ना। अब तो अच्छे जनरेटर आ गए हैं, बटन दबाते हैं बस वो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सुन रहे होंगे बच्चे, यकीनन उनको तजुर्बा होगा, वो जनरेटर को पकड़ के ऐसे उसका हैंडल पकड़ के ऐसे पूरी ताकत से खींचते हैं तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। ऐसी बात है भाई, यहाँ आप हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं यार, बाइक पे बैठ के आप जो किक मार रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जनरेटर को स्टार्ट कर रहे हैं जी। आपकी बाइक के अंदर जो जनरेटर लगा हुआ है ना, आप किक मार के उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आपके घर में जनरेटर मौजूद है, आप जो है हाथों से पकड़ के उसको खींच रहे हैं, बार बार खींच रहे हैं, फिर आखिर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो किक मार रहे हैं उससे आप जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी बाइक के अंदर जो इंजन है उसके अंदर जनरेटर स्टार्ट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वही इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ रही है, इंजन के प्लग की तरफ। और इंजन के प्लग की तरफ जब आ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट से क्या मिल रहा है, स्पार्क मिल रहा है। स्पार्क मतलब चिंगारी, इससे क्या लगेगी, आग लगेगी, तो क्या होगी, बर्निंग होगी। तो ये स्पार्क आग कहाँ लगा रहा है पता है आपको, ये स्पार्क आग लगा रहा है इंजन के अंदर, ये जो सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ये जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है, इसको आग लगा रहा है। और इसके बाद क्या होगा, इनकी बर्निंग शुरू हो जाएगी, कंबस्शन का प्रोसेस शुरू होगा। और जैसे ही कंबस्शन का प्रोसेस शुरू होगा, आपको पता है बर्निंग के नतीजे में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O वाटर वेपर्स बनते हैं, और ये डेल्टा H ये हीट जो है वो रिलीज़ होती है। मतलब अब इस मिक्सचर से, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर से क्या चीज़ मिल रही है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, वाटर वेपर जो कि गैस है, और हीट मिल रही है आपको। डेल्टा H मतलब हीट मिल रही है। तो अब इस सिलेंडर के अंदर ये मिक्सचर नहीं है पेट्रोल का और एयर का, बल्कि अब ये पेट्रोल का और एयर का मिक्सचर किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में। इसको तो ये गैस आ चुकी अब इस सिलेंडर के अंदर, ये गैस आ चुकी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये क्या आ गई? ये गैस आ गई, ये गैस आ चुकी है। ठीक है भाई। अब इस गैस के साथ साथ हीट भी तो आई है ना? अब जैसे जैसे बर्निंग होती रहेगी इस मिक्सचर की, पेट्रोल की और एयर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आते रहेंगे, और हीट भी डेल्टा H वो भी आती रहेगी, और ये हीट किन को मिलेगी? इसी गैस को मिलेगी, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस को मिलेगी मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब उनको ये हीट मिलेगी, तो ये हीट मिलने पर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, ये हरकत तो कर रहे थे, अब ये तेज़ी से हरकत करेंगे, ज़्यादा इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले ये आराम से जा रहे थे, लेकिन हीट मिलने पे और एनर्जेटिक हो गए, अब तेज़ी से जाएंगे। अब तेज़ी से ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल हरकत करेंगे, तो ये जाके टकराएंगे जिस चीज़ से, उसको धक्का लगाएंगे ना, पुश करेंगे। अब यहाँ है क्या? किसको धक्का लगाएंगे? ये बेचारा पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये सारा धक्का जाके एयर के मॉलिक्यूल्स बड़ी तेज़ी से जो जा रहे हैं, ये धक्का किसको लगाएंगे? इसको लगाएंगे। मतलब आसान लफ्ज़ों में ये प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगे इसके ऊपर, प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगे। अब क्या होगा? ये पिस्टन जो है यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये गैस जो है फैल के ऊपर चली जाएगी यहाँ पर। अब पीछे मुस्तकिल सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर एक जो है ना वो आउटलेट है जिससे ये पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आ रहा है अंदर, और आप जो बाइक चला रहे हैं वहाँ तो बाइक चल गई तो जनरेटर चल गया, मुस्तकिल इलेक्ट्रिक करंट तो वहाँ से जनरेट हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में अब तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि बाइक तो अब चल रही है, बाइक अब चल रही है, अब स्पार्क की ज़रूरत नहीं। वजह? क्योंकि एक ही दफ़ा सिर्फ बर्निंग चाहिए, एक ही दफ़ा बर्निंग चाहिए, एक ही दफ़ा कंबस्शन चाहिए, और उससे क्या होता है? उससे आग लग चुकी होती है अंदर। ठीक है, आग नहीं लगती तो ये मत समझिएगा कि आग ही लग जाती है, कंबस्शन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो कंबस्शन होती है। ठीक है, और एक दफ़ा जब इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि अब पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर आ रहा होता है पीछे से और आ रहा होता है, तो उसको अब स्पार्क की ज़रूरत नहीं है। नए आने वाले पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को अब स्पार्क की ज़रूरत नहीं है, अब चिंगारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी ठीक ठाक हीट है। ये एंटर होने के बाद इनकी बर्निंग शुरू हो जाएगी, ये जलना शुरू हो जाएगा, ये मिक्सचर पेट्रोल और एयर का, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स और दूसरी गैसेस बनेंगी। ठीक है, और हीट भी क्योंकि यहाँ पर रिलीज़ और होगी तो मज़ीद हीट मिलेगी, मज़ीद हीट मिलेगी तो इनके पार्टिकल्स को मिलेगी, और इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं मज़ीद हीटअप होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तेज़ी से हरकत करेंगे, और मुस्तकिल यहाँ पर एक सिस्टम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और इसके ऊपर अब ये सिर्फ पिस्टन ऊपर ही नहीं जाके रुक नहीं जाएगा, नहीं नहीं, ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन दोबारा नीचे भी आएगा, प्रेस भी करेगा, ऐसे यहाँ भी आएगा, तो ये मुस्तकिल इसकी हरकत चलती रहेगी पिस्टन की, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपकी बाइक का जो एक्सेलेरेटर है ना, एक्सेलेरेटर जो है आपकी बाइक का, वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वो आपकी बाइक की रफ्तार को बढ़ाता है। तो जब आप बाइक को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं एक्सेलरेटर की मदद से, तो इनडायरेक्ट वे में आप क्या कर रहे होते हैं? ये रास्ता खोल रहे होते हैं, जहाँ से ये मिक्सचर आ रहा है ना पेट्रोल का और एयर का, आप इस रास्ते को बड़ा कर देते हैं ताकि ज़्यादा मिकदार में ये पेट्रोल और ये इसके अंदर चला जाए।
ज़्यादा मिकदार में जाएगा तो ज़्यादा बर्निंग होगी, ज़्यादा बर्निंग होगी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उसके साथ साथ ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी, उतने ही ज़्यादा ये फिर एनर्जेटिक होंगे, और उतने ज़्यादा एनर्जेटिक इस गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन तेज़ी से ऊपर जाएगा, तेज़ी से ऊपर जाएगा तो ये भी तेज़ी से ऊपर जाएगा, ये भी तेज़ी से ऊपर जाएगा, ये भी तेज़ी से इसको घुमाएगा और आपका टायर तेज़ी से घूमेगा। और आप बोलेंगे भाई बाइक की स्पीड तो मैंने तो बढ़ा दी, आपने नहीं बढ़ाई भाई। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको मैंने क्या कहा था, इंजन का नाम दिया था। अब इंजन आपको समझ में आया। इस किस्म के इंजन को जिसके अंदर कंबस्शन हो रही होती है अंदरूनी तौर पर, इसको कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन। आपके जितने लोकोमोटिव्स हैं ना, कारें हैं, ट्रक हैं, बाइक हैं, सब के सब में जो इंजन लगा हुआ है उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। ठीक है, इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। अब ये बातें जहन में रखिएगा, क्योंकि अब ये बातें आप जहन में रखेंगे तो अब आपको लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट समझ में आएगी, क्लॉजियस की भी स्टेटमेंट समझ में आएगी, जिन्होंने ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया है। ठीक है, जिन्होंने ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया है। अब यहाँ पर ये इसी तरह बना रहेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं ज़रा, पहले टॉपिक यहाँ पर, आज मैंने टॉपिक नहीं लिखे वरना मैं यहाँ पर टॉपिक जो है वो लिख देता हूँ कि यार टॉपिक होंगे कौन कौन से। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ, एक तो इसको डिस्कस करेंगे हम, दूसरा हीट इंजन्स, इनको डिस्कस करेंगे, इसमें एफिशिएंसी डेरिवेशन है उसको देखेंगे, हीट इंजन्स, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। ये तीन टॉपिक जो है अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट अभी लेते हैं और ये जो कुछ भी हमने समझा है अभी इसको देखते हैं कि इसमें क्या बात की जा रही है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहले तो ये बताया जा रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, ठीक है, ये लॉ कवर्स, क्या करता है ये लॉ जो है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कर रहा है, कवर्स कर रहा है। बुलेट्स में लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही लिख लीजिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कवर कर रहा है क्या, लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो कुछ कमियां रह गई थी, कुछ खामियां रह गई थी, उन खामियों को ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कवर कर रहा है। अब क्या खामियां रह गई थी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपसे क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि फर्स्ट लॉ जो है वो आपसे ये बात कर रहा है कि ये हीट एनर्जी जो है, असल में अब मैं बात करूं तो ये क्या है, हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी जो है, ये हीट एनर्जी जो है, फर्स्ट लॉ कहता है कि ये हीट एनर्जी जो है ये, अच्छा ये जो काम हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको गाड़ी ख़राब हो जाती है तो किसके पास जाते हैं भाई, मैकेनिक के पास जाते हैं, ऐसी बात है ना। इस मैकेनिक वर्ड से आप समझ लीजिए, इसी से मैकेनिक्स बनता है और इसी से मैकेनिकल वर्क बनता है, इसी से मैकेनिकल एनर्जी भी बनता है। और मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मैकेनिकल कामों में इस्तेमाल होती है। ये बात जहन में रख लें, क्या बोला मैंने, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो मैकेनिकल कामों में इस्तेमाल होती है। तो क्या ये पिस्टन जो हरकत कर रहा है अप एंड डाउन, क्या ये मैकेनिकल काम नहीं है, है ना। तो जहाँ मैकेनिकल काम हो रहा हो, जहाँ इंजन काम कर रहा हो, जहाँ पुर्जे काम कर रहे हों, आप समझ जाइए वहाँ पर मैकेनिकल काम हो रहा है और वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व है।
और ये मैकेनिकल एनर्जी बदली हुई शक्ल है हीट एनर्जी की। क्या कहा मैंने? ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की बदली हुई शक्ल है, यानी कि हीट एनर्जी जब तक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी मैकेनिकल वर्क होगा ही नहीं। दोबारा सुन लीजिए, जब तक हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी मैकेनिकल वर्क होगा ही नहीं। कन्वर्जन होनी ज़रूरी है, कन्वर्जन होनी ज़रूरी है। आप अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तानी करेंसी कितनी भी ले जाएं अमेरिका में, उसका फ़ायदा थोड़ी ना है। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, पाकिस्तानी करेंसी देंगे, वो बोलेगा भाई डॉलर चलते हैं यहाँ पे, आपके मुल्क की करेंसी नहीं चलती, हमारे मुल्क की करेंसी लाएं। आपको पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मनी एक्सचेंजर के पास जाना पड़ेगा, वो कन्वर्ट करके देगा डॉलर में, तब जाके वहाँ पर आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं अमेरिका में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर मैकेनिकल वर्क करवाना है तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो 100% हो रही है। देखें, मैकेनिकल एनर्जी भी तो है तो एनर्जी ना यार, वो भी जूल्स में होगी। हीट एनर्जी भी एनर्जी है, वो भी जूल्स में होगी। तो हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी मिसाल के तौर पर अगर 100 जूल्स यहाँ पर यूटिलाइज, यहाँ हीट एनर्जी जो है वो 100 जूल्स जो है वो यूटिलाइज हो रही है, तो क्या 100 जूल्स हीट एनर्जी 100 जूल्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है पूरी की पूरी? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो सारे का सारा काम में इस्तेमाल में आ रही है हीट? जितनी हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो सारी की सारी हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में काम आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज़ाया हो जाता है? एग्जैक्टली यही बात। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वही रहता है, कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा कहता है, टोटल का कुछ नहीं बिगड़ता, टोटल अपनी जगह कायम है। लेकिन ये जो 100 जूल्स हीट एनर्जी है, तो क्या ये पूरे के पूरा 100 जूल्स हीट एनर्जी का 100 जूल्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि 100 जूल्स में से 40 जूल्स जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और 60 जूल्स जो है वो वेस्टेज है, वेस्ट हो गया। लेकिन जो वेस्ट हुआ है वो भी तो एनर्जी है ना भाई, तो आप इसको वेस्ट एनर्जी का नाम दे दें। वेस्ट एनर्जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कितनी होगी वेस्ट एनर्जी? ये 60 जूल्स होगी, 60 जूल्स। देखिए 100 जूल्स कहीं नहीं गया, हीट एनर्जी 100 जूल्स कहीं नहीं गया, अभी भी पूरा का पूरा 100 ही है। आप तो ये चाहते हैं ना कि यार अगर आप 100 जूल्स हीट यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 100 जूल्स हीट जो है वो पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। 100 जूल्स हीट एनर्जी 100 जूल्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अमाउंट हीट का आपने दिया है 100% वो काम कर रहा है, आप 100% उससे फ़ायदा ले रहे हैं, 100% मैकेनिकल वर्क हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं हो रहा। आप हीट एनर्जी जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसका कुछ हिस्सा सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके मैकेनिकल वर्क करवा रहा है, बाकी ज़्यादातर क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। ना कि क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। आपकी गाड़ी का इंजन क्या गर्म नहीं होता? होता है ना, गाड़ी का इंजन गर्म होता है। तो गर्म होने का मतलब ये है कि गाड़ी का इंजन, और वो गाड़ी का इंजन अगर गर्म हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ हीट एनर्जी है, और वो हीट निकल के जा कहाँ रही है? आप 2 घंटे तक अपनी बाइक चलाने के बाद जब घर पे वापस आते हैं, बाइक को खड़ी कर देते हैं, इंजन तप रहा होता है बुरे तरीके से, और आप जो है वो बाइक को खड़ी करके सोने चले जाते हैं। सुबह उठ के आप आते हैं तो आपकी बाइक का इंजन ठंडा हुआ होता है। रात को जब 4 घंटे बाइक चला के आप वापस आए तो इंजन हीटअप कर रहा था, सुबह जब सो के उठें तो इंजन ठंडा हो गया। वो एनर्जी, हीट एनर्जी जो इंजन में थी,
वो कहाँ चली गई? वो एनवायरनमेंट में चली गई। वो कहाँ चली गई? वो एनवायरनमेंट में चली गई, हमारे माहौल में चली गई। बात समझ आ रही है आपको? वो वेस्ट हो गई। आपने जितना पेट्रोल डाला था ना, उस पेट्रोल से 100% फ़ायदा आप नहीं ले पाए। 100% फ़ायदा आप नहीं ले पाए। आपके पेट्रोल से 100 जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस तो हो गई, लेकिन वो 100 जूल्स हीट एनर्जी जो है पूरी की पूरी 100 जूल्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है हीट एनर्जी 100 जूल्स जो आ रहा है पेट्रोल से, उसमें से सिर्फ 40 जूल्स जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे मैकेनिकल वर्क हो रहा है, जिससे आपका इंजन चल रहा है। इंजन चल रहा है तो आपकी गाड़ी के टायर चल रहे हैं, गाड़ी के टायर चल रहे हैं तो मतलब आपकी गाड़ी चल रही है। और बाकी कहाँ जा रहा है? एनवायरनमेंट में। बाकी कहाँ जा रहा है? एनवायरनमेंट में। वेस्ट एनर्जी 60 जूल्स आपके एनवायरनमेंट में चला गया, वो वेस्ट हो गया। तो ये थी लिमिटेशन, ये थी कमी, ये थी शॉर्टकमिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि वो कह रहा है कि भाई 100% एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, 100% एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा भाई। ठीक है, तजुर्बात हमें ये साबित करते हैं कि 100% इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारी एनर्जी का वेस्ट की शक्ल में चला जाता है, थोड़ा हिस्सा सिर्फ उसका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। समझ आ गई बात आपको? अब आगे चलते हैं। तो ये लिमिटेशन की बात हो गई। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं बारी बारी। यार ये मिटा ही दूँ बस, ये पिक्चर आप ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि स्पेस कुछ मिले यहाँ पे। ठीक है भाई, अब नोट कर लीजिए। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट जो है वो केल्विन स्टेटमेंट कहलाती है, लॉर्ड केल्विन ने दिया, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट जो है रुडोल्फ क्लॉजियस ने दी थी। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो क्लॉजियस स्टेटमेंट कहलाती है, क्लॉजियस। तो पहले लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट ले लेते हैं। केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट असल में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है। ठीक है, केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है भाई, इसमें ये कह रहा है केल्विन, लॉर्ड केल्विन ये फरमा रहे हैं इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। अभी देखें सारे स्टेटमेंट, सारे लॉ सब समझ आएंगे आपको, क्योंकि आपकी बेस अभी बन चुकी है। जो पीछे आपने बातें मेरी सुनी है वो बेकार नहीं सुनाई मैंने आपको। अभी देखें आपको मज़ा आएगा, इसकी बात समझ में आएगी। ये लॉर्ड केल्विन बोल कह रहा है, लॉर्ड केल्विन कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन operating continuously in a cycle, operating continuously in a cycle, operating continuously in a cycle that can take heat, that can take heat and converts completely into work, and converts completely into work। ठीक है भाई, केल्विन स्टेटमेंट क्या है? वो बोल रहा है कि ये नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, कि आप एक ऐसा इंजन बना लें कि उस इंजन में क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली, जो कि मुस्तकिल वो इंजन काम कर रहा हो, इन अ साइकिल, एक साइकिल की सूरत में। मतलब साइकिल का क्या हुआ? साइकिल का मतलब यही होता है कि जो चीज़ जहाँ से चली होती है दोबारा वहीं पर आ जाती है। इस साइकिल वर्ड को ज़रा समझ लीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको मिसाल दी, आपके बाइक के इंजन के अंदर क्या हो रहा है? सिलेंडर के अंदर
पेट्रोल और एयर, ठीक है। एयर का वैसे बुनियादी काम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि उसकी वजह से कंबस्शन का प्रोसेस होता है, मेन चीज़ आपका पेट्रोल है, ठीक है। तो जितना अमाउंट पेट्रोल का, वो पेट्रोल किस में कन्वर्ट हुआ, गैसेस में। वो गैसेस से क्या रिलीज़ हुई, हीट एनर्जी रिलीज़ हो गई, उससे मैकेनिकल एनर्जी मिली, उससे आपकी गाड़ी का इंजन चला। साइकिल का मतलब ये है कि ये पेट्रोल से जो, पेट्रोल लिक्विड है, पेट्रोल से गैस जो बनी, गैस से हीट जो रिलीज़ हुई, और वो हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनी, और उससे आपकी गाड़ी का इंजन चला। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी बनी है, इससे दोबारा पीछे आ जाइए, मैकेनिकल एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो हीट एनर्जी में, रिवर्स हो जाए मामला। हीट एनर्जी दोबारा चली जाए किसके पास, गैसेस के पास। गैसेस दोबारा से क्या बन जाए, पेट्रोल बन जाए। भाई यही तो साइकिल है, इसी को तो साइकिल कहते हैं, कि दोबारा घूम के वही चीज़ बन जाए, इसको साइकिल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई, केल्विन कह रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन अ साइकिल दैट कैन टेक हीट, जो कि हीट ले, इंजन जो है वो हीट ले, एंड कन्वर्ट्स, और उस हीट को कन्वर्ट करे कंप्लीटली इनटू वर्क, या मैकेनिकल वर्क कह लें आप, या वर्क कह लें। यानी कि 100% जो है वो नहीं होगा आपकी। इस यही बात ये कर रहा है कि यहाँ पर ये मुमकिन नहीं है कि आप ऐसा कोई इंजन बना सकें जो कि साइकिल में काम कर रहा हो, क्योंकि अगर साइकिल में काम करेगा तो मतलब ये कि इसका मतलब साइकिल का यही है कि दोबारा अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा, पेट्रोल की शक्ल में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। दैट कैन टेक हीट एंड कन्वर्ट्स कम्प्लीटली इनटू वर्क, वो हीट लेगा और उसको वर्क में कन्वर्ट कर लेगा कम्प्लीटली। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। कहाँ चला जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा। भाई एनवायरनमेंट में वो चला गया, वो वेस्ट एनर्जी एनवायरनमेंट में चली गई, अब कौन लेके आएगा उससे, क्योंकि वो वेस्ट एनर्जी भी तो चाहिए ना, वो वेस्ट एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो वो वेस्ट एनर्जी आएगी, और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 40 जूल्स वाली, 60 जूल्स वाली वेस्ट एनर्जी आएगी, दोबारा 100 जूल्स हीट एनर्जी का बनेगा, वही 100 जूल्स दोबारा फिर गैस के पास जाएगा, फिर वही गैस दोबारा पेट्रोल की शक्ल इख्तियार करेगी। तो ये दो साइकिल वाला मामला हो ही नहीं सकता कि दोबारा पेट्रोल बन सके। क्यों, क्योंकि वो वेस्ट एनर्जी जो निकल गई है एनवायरनमेंट के अंदर, वो वापस नहीं आएगी, वो चली गई, कहानी ख़त्म हो गई उसकी। तो यही है केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जो कि असल में एक लिमिटेशन ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ओरली एक और बता देता हूँ। इसमें लिखा है, कंप्लीट हीट डज नॉट कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क, पार्ट ऑफ इट गोज इनटू कूलर रिजर्वियर एज एग्जॉस्ट। कूलर रिजर्वियर का यहाँ मतलब ये है कि ठंडा इलाका, और यहाँ पर ठंडा इलाका कौन सा है, यहाँ पर ठंडा इलाका है आपका एनवायरनमेंट। अभी जब हम हीट इंजन्स को डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें ये बात आ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसी बात को लॉर्ड केल्विन ने एक और तरीके से बयान किया, ज़रा उसको भी देख लें। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव्स यू 100% एफिशिएंसी। ये इम्पॉसिबल है, अब बुलेट्स में लिखूँगा, ये इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट कर सकें जो कि आपको 100% क्या दे, एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी का मतलब यही है कि जितना अमाउंट हीट एनर्जी का आप दे रहे हैं, उतने ही अमाउंट का आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाए, जिससे आप मैकेनिकल वर्क कर सकें। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। इसी को हम कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट करें जो आपको 100% एफिशिएंसी दे। मुकम्मल 100% एफिशिएंसी नहीं देता, वो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो जाता है। ठीक है भाई, क्लॉजियस स्टेटमेंट देख लें।
क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लॉजियस स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, क्लॉजियस बात रेफ्रिजरेटर की करता है, रेफ्रिजरेटर की। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है ना, अच्छा मुझे एक आसान सी बात बता दें, द क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको समझ आ जाएगी। आप मुझे बताएं, आप घर में जब फ्रिज का डोर खोलते हैं, ठंडक अंदर से बाहर आती है? आती है ना? आप दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाएं, हाथ लगाएंगे, ठंडा ठंडा महसूस होगा, है ना? अच्छा, आप जहाँ खड़े हुए हैं जिस रूम के अंदर, रूम का टेम्परेचर जो है, रूम का टेम्परेचर, रूम का जो टेम्परेचर है और जो फ्रिज का टेम्परेचर है, आपके रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है, इसमें से हाई टेम्परेचर किसका है और लो टेम्परेचर किसका है? आसान सा सवाल है ना, मुश्किल तो नहीं है। आप कहेंगे सर रूम का टेम्परेचर जो है वो हाई है, ज़्यादा है। सपोज कर लेते हैं आपके रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और जो फ्रिज है आपका, रेफ्रिजरेटर है, इसका टेम्परेचर लो है। मिसाल के तौर पर कितना होगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यार ये तो बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना, देखें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ऐसी बात है ना। फ्लो ऑफ हीट को अगर हम देखें तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी कि हीट जो है वो गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ हरकत करती है। मतलब हीट जहाँ पर ज़्यादा मिकदार में होगी वहाँ से हीट चल के कहाँ जाएगी? जहाँ कम मिकदार होगी, ठीक है, ताकि हीट का मामला बराबर हो जाए। चाय का कप देखें आप लेके आते हैं, गर्म हो रहा होता है, ठीक है, और आपका एनवायरनमेंट ठंडा हो रहा होता है उस चाय के कप के मुकाबले में, लेकिन धीरे धीरे चाय ठंडी होना शुरू हो जाती है। क्यों हो रही है ठंडी भाई? क्योंकि चाय में से हीट निकल के कहाँ जा रही है? आपका एनवायरनमेंट में। आपका एनवायरनमेंट क्या है? ठंडा है, ठंडा है। तो ये बात है कि हीट हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाएगी, हीट हमेशा गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ आएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है रेफ्रिजरेटर में? देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा है? ठंडक बाहर फील हो रही है आपको, फ्रिज में से ठंडक निकल के आपकी तरफ आ रही है, आ रही है। आप कहाँ खड़े हैं? रूम में। कितना टेम्परेचर है रूम का? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडक कहाँ से आ रही है? फ्रिज में से। फ्रिज का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब उल्टा काम हो रहा है। फ्रिज वो काम कर रहा है जो कि दूसरा कोई नहीं कर रहा। फ्रिज कम इलाके वाले से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो करवा रहा है, हीट को फ्लो करवा रहा है। अब ये फ्लो आप समझ रहे होंगे, हीट का वर्ड असल में बोलते हैं ना तो फ़ौरन हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, भाई ऐसी बात नहीं है। और ठंडक का वर्ड बोलते हैं तो हमें सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। हालांकि ठंडक या चिलनेस या कोल्डनेस कोई वर्ड ही नहीं है, आपको पता है ये बात। गर्मी के कम होने का, हीट के कम होने का ही दूसरा नाम ठंडक होता है। तो अगर आप यहाँ कह रहे हैं कि फ्रिज के अंदर बहुत ठंडक है, नहीं, ये कहना गलत है। साइंस के स्टूडेंट के तौर पे आपको ये कहना चाहिए कि फ्रिज के अंदर कम गर्मी है और रूम में ज़्यादा गर्मी है। तो कम गर्मी से ज़्यादा गर्मी की तरफ हीट फ्लो नहीं करेगी, ज़्यादा गर्मी से कम की तरफ फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फ्रिज से हीट फ्लो कर रही है, फ्रिज से हीट फ्लो कर रही है। किस तरफ? आपके रूम की तरफ। ये हीट का ही फ्लो हो रहा है। आप इसको ठंडक ना बोलें, इसको हीट बोलें। तो ये फ्लो ऑफ हीट है। और ये कहाँ हो रहा है? ये लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, ठीक है भाई। यानी कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो हो रहा है हीट का। अब क्लॉजियस की स्टेटमेंट क्या है, अब देखें वो क्या कहता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो कैसे रहा होगा? आप कहेंगे सर फ्रिज काम कर रहा है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फ्रिज के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि ये अनोखा काम करवा रहा है, कुछ तो है ऐसा फ्रिज के अंदर। फ्रिज के अंदर भी इंजन लगा हुआ है, फ्रिज के अंदर भी इंजन लगा हुआ है भाई।
और फ्रिज के अंदर जो इंजन लगा हुआ है ना उसको हम कहते हैं मोटर। फ्रिज में मोटर लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, वो मशीनरी मजबूर कर रही है, वो मशीनरी मजबूर कर रही है कि ये उल्टा काम हो जाए। फ्रिज ये रेफ्रिजरेटर ये फ्रिज जो है काम ये कर ही नहीं सकता जब तक वो एनर्जी अपनी खर्च ना करे। एनर्जी कॉस्ट होना चाहिए, एनर्जी कॉस्ट होना चाहिए। फ्रिज कोई ना कोई एनर्जी अपनी खर्च करेगा तब जाके ये काम होगा। मतलब ये काम करवाने के लिए कि हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाए, फ्रिज को कोई ना कोई अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कोई ना कोई अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं हो सकता, खुद ब खुद नहीं हो सकता। ये तो नामुमकिन है ना, नेचर में हमारे होता ही नहीं है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो शुरू कर दे। नहीं, ये जब ही मुमकिन है जब आप उसको मजबूर करें, जब आपको मजबूर करें। फ्रिज ये मजबूर कर रहा है ऐसा काम करने पे और उसके लिए फ्रिज अपनी एनर्जी को खर्च कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लॉजियस का स्टेटमेंट देखें। क्लॉजियस कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट, टू कॉज हीट, ये नामुमकिन है कि आप टू कॉज हीट, कि आप हीट को मजबूर करें, टू कॉज हीट टू फ्लो, हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कोल्ड बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्लॉजियस ये कहता है भाई ये नामुमकिन है कि आप टू कॉज हीट टू फ्लो, कि आप हीट को मजबूर कर दें कि वो फ्लो हो फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी से टू हॉट बॉडी, फ्रॉम कोल्ड बॉडी, सॉरी मैं लिखना भूल गया, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कि ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो हीट को मजबूर करें कि वो फ्लो करे फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बग़ैर कोई एनर्जी खर्च किए हीट ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती। किसी को अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी तभी ये काम होगा, वरना ये मुमकिन नहीं है। ठीक है भाई, और इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के अंदर क्लॉजियस जो है वो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, क्योंकि ये सारा मामला रेफ्रिजरेटर में नज़र आता है ना। नो रेफ्रिजरेटर, नो रेफ्रिजरेटर, नो रेफ्रिजरेटर बिल्ट, बुलेट्स में लिख रहा हूँ, बिल्ट टू वर्क, बुलेट्स में लिख रहा हूँ विदाउट अ सप्लाई ऑफ एनर्जी। मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ, विदाउट अ सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पर ये बात कर रहा है नो रेफ्रिजरेटर, ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर बिल्ट बनाया नहीं जा सकता। नो रेफ्रिजरेटर बिल्ट, ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जा सकता जो कि काम करता हो, और आपको पता है रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, विदाउट अ सप्लाई ऑफ एनर्जी। जब तक कि आप रेफ्रिजरेटर को एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, रेफ्रिजरेटर ये काम नहीं कर सकता कि वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करा दे। ठीक है भाई, अभी तो एक ही ये सेकंड लॉ हो गया क्लॉजियस का। अच्छा, अब यार ये हॉट बॉडी क्या है हमारे पास, दूसरा टॉपिक हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन्स। ये है असल में हीट इंजन्स का वर्किंग प्रिंसिपल, हीट इंजन्स का वर्किंग प्रिंसिपल। वैसे मैं इसका एक ओवरव्यू आपको दे चुका हूँ,
कि किस उसूल के तहत हीट इंजन्स यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कोई हीट इंजन कहा जा रहा है ये, जो कि बाइक वाला मैंने बताया था आपको। हीट इंजन्स यानी कि ये वही हीट इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है भाई, हीट इंजन से मतलब यहाँ पर क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन, ऑफ हीट इंजन। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब किस उसूल के तहत काम कर रहा है हीट इंजन। ठीक है, पहले हीट इंजन क्या है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। हीट इंजन क्या है, डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए सब कुछ अब आपको माशाल्लाह समझ आएगा, सब कुछ जो भी लिखूंगा सब कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे ये क्या बात कर रहे हैं। डिवाइस, हीट इंजन जो है वो एक डिवाइस है दैट ट्रांसफॉर्म हीट, दैट ट्रांसफॉर्म हीट, ट्रांसफॉर्म मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल दे सके। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल दे सके, हीट को ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वर्क डन। ठीक है भाई, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन के पार्ट्स जो है नोट कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ हीट इंजन, 3 पार्ट्स हैं हीट इंजन के। हॉट बॉडी, वर्किंग सब्सटेंस, कंडेंसर यानी कि कोल्ड बॉडी, कंडेंसर यानी कि कोल्ड बॉडी। यही 3 पार्ट अभी आपने बाइक की सूरत में देखे हैं। हॉट बॉडी जो है वो क्या है, यहाँ साइलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हॉट हुआ हुआ है, ये गर्म हुआ है, जिसमें पिस्टन है और गैस मौजूद है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, गैस है, हॉट गैस। ठीक है, और कंडेंसर क्या है यहाँ पर, वो अमाउंट ऑफ वेस्टेज एनर्जी कहाँ जा रही है, हमारे एनवायरनमेंट में जा रही है ना। तो एनवायरनमेंट क्या है, ठंडा नहीं है, बिल्कुल ठंडा है। ठीक है, तो कंडेंसर का मतलब यहाँ कोल्ड बॉडी मतलब आपका एनवायरनमेंट। इस केस में जो मैंने बाइक वाली मिसाल आपको दी है, ठीक है, वैसे बाइक्स के अंदर और दूसरी मशीनों के अंदर और कारों के अंदर कंडेंसर बाकायदा लगे हुए भी होते हैं, यानी कि एक स्टेप पहले एनवायरनमेंट में जाने से पहले अंदर कंडेंसर लगा हुआ होता है, जहाँ पर ये वेस्ट एनर्जी जो है, क्योंकि ये भी हीट की सूरत में होती है, वहाँ से जो है वो कंडेंसर की तरफ चली जाती है। वेस्ट एनर्जी एनवायरनमेंट में जाने से पहले कहाँ चली जाती है,
कंडेंसर की तरफ चली जाती है, कोल्ड बॉडी की तरफ। कारों में नॉर्मली ये होता है, ट्रकों में बड़े बड़े जहाँ बहुत ज़्यादा हीट इन्वॉल्व होती है ना, तो एनवायरनमेंट में जाए, क्योंकि ये जो वेस्ट एनर्जी है, याद है ना 60 जूल्स वाली, ये जो वेस्ट एनर्जी जा रही होती है, ये भी असल में हीट एनर्जी की ही एक शक्ल होती है, हीट एनर्जी की ही शक्ल होती है, और गैसेस की सूरत में जा रही होती है। आपने अपनी बाइक में साइलेंसर लगा हुआ देखा, जो धुआं निकल रहा होता है आपकी बाइक से, साइलेंसर का मतलब तो सिर्फ ये होता है कि अंदर आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो बर्निंग हो रही है, जो कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है, जो पेट्रोल जल रहा है, उसके जलने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो साउंड ख़त्म हो सके, वो साउंड ख़त्म हो सके, तो साइलेंसर लगा दिया जाता है, वो उस साउंड को रोक लेता है। और उसी साइलेंसर से एग्जॉस्ट गैसेस, वही वाली जो एग्जॉस्ट एनर्जी है, जो वेस्ट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई या वेस्ट की सूरत में बाहर जा रही है, तो वो साइलेंसर से निकल जाती है। कहाँ चली जाती है? हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। लेकिन एक तो एनवायरनमेंट हमारा इस केस में कंडेंसर होता है, कोल्ड बॉडी, लेकिन कुछ बड़े बड़े जो इंजन्स होते हैं उनके अंदर बाकायदा कंडेंसर भी लगा हुआ होता है, ताकि वहीं के वही इन बाहर निकलने वाली गैसेस को, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, इनको थोड़ा ठंडा किया जा सके। इनको क्या किया जा सके? ठंडा। ठीक है भाई। तो ये हॉट बॉडी, ये पार्ट्स हैं हीट इंजन के, ये बुनियादी पार्ट है। हॉट बॉडी मैंने ये मिसाल दे के मैंने समझाई है बाइक वाली। ठीक है, सिलेंडर है, वर्किंग सब्सटेंस गैस है, और कंडेंसर कोल्ड बॉडी। ठीक है भाई। इंजन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंजन के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है। बुलेट्स में है, ये भी नोट कर लीजिए। प्रोसेसेस इन इंजन, प्रोसेसेस इन इंजन। इंजन के अंदर कौन से प्रोसेस हो रहे हैं? वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस। वर्किंग सब्सटेंस यानी कि गैस जो है, वर्किंग सब्सटेंस आपका पेट्रोल ले लें, जो पेट्रोल है क्या हो रहा है? अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस, अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस, वो साइक्लिक प्रोसेस से गुजर रहा है, वो साइक्लिक प्रोसेस से गुजर रहा है। अब क्या मतलब हुआ कि वो वर्किंग सब्सटेंस जो पेट्रोल है वो साइक्लिक प्रोसेस से गुजर रहा है। याद है आपको, जो बताया था मैंने कि वो पेट्रोल जो गैस बन रहा है बर्न होने के बाद, और उस गैस से जो हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वेस्ट एनर्जी बन रही है, वो सारी की सारी दोबारा वापस कन्वर्ट हो जाए, गैस के साथ दोबारा मिल जाए, वो हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वेस्ट एनर्जी सब गैस के साथ दोबारा मिल जाए, और वो गैस दोबारा लिक्विड पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाए। ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोसेस इन इंजन ये होता है। लेकिन आपको ये बात पता है कि ये हो तो सकता है, ठीक है, लेकिन आम तौर पे होता नहीं है ये, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है। ये बहुत मुश्किल और मेहनत तलब काम है कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो जाए या एक साइकिल बन जाए, फिर तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी ना। देखें, आपको एक ही दफ़ा बाइक में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और उसके बाद तो आपको पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। वही पेट्रोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दोबारा गैस पेट्रोल में कन्वर्ट हो रही है, वही मैकेनिकल, वो हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और दोबारा वही वेस्ट एनर्जी और वो मैकेनिकल एनर्जी दोबारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दोबारा गैस का हिस्सा बन रही है, गैस दोबारा जो है पेट्रोल बन रही है। फिर तो बल्ले बल्ले हो गई, मज़े आ गए, आपकी टेंशन ही ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। मैकेनिकल एनर्जी अपना काम करती रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी ने अपना काम कर दिया, वर्क डन हो रहा है। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर वो बता तो रहा है कि प्रोसेसेस इन इंजन इस तरह के होते हैं कि वर्किंग सब्सटेंस जो है वो अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है भाई। मीन्स सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस, क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स, नोट कर लीजिए, मीन्स
sequence of processes in which eventually leaves the substance in the same state. और इसमें क्या होगा, ये जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस है, इवेंचुअली आखिरकार इसमें क्या होगा, इवेंचुअली आखिरकार सेम स्टेट आपको मिल जाएगी, सेम स्टेट जो है वो आपको मिल जाएगी, किसकी, वर्किंग सब्सटेंस की। दोबारा सेम स्टेट में वर्किंग सब्सटेंस आपको मिल जाएगा। मैंने बुलेट्स में लिख दिया था स्पेस बचाने के लिए। बट इंटरनल कंबस्शन इंजन डू नॉट यूज़ द सेम एयर अगेन, लेकिन इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है वो दोबारा सेम एयर को यूज़ नहीं करता। ये एयर एक दफ़ा यूज़ हो जाती है, सब कुछ यूज़ हो जाता है, तो दोबारा इन सब को रीयूज़ करना इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात नहीं है। हकीकतन कोई भी इंजन ये काम कर ही नहीं सकता। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो दो किस्म की हीट हमारे पास आ गई यहाँ पर। कौन कौन सी है, Q1 और Q2। मैं इसको मिटाऊं ताकि इसकी डेरिवेशन भी करें। टाइप्स ऑफ हीट एनर्जी, टाइप्स ऑफ हीट, टाइप्स ऑफ हीट, टाइप्स ऑफ हीट। दो टाइप्स की होती हैं, एक को हम Q1 कहते हैं, दूसरी को हम Q2 कहते हैं। Q2 क्या है, Q1 क्या है, टोटल हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड, जितनी आप हीट सप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। Q2 क्या है, रिमेनिंग हीट, रिमेनिंग हीट एज वेस्ट, रिमेनिंग हीट एज वेस्ट। अभी आपको याद है ना, मैंने क्या कहा था, हीट एनर्जी कितनी आपके पास आ रही थी, 100 जूल्स। 100 जूल्स में से 40 जूल्स जो है किस में कन्वर्ट हो रही थी, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। बाकी 60 जूल्स जो है ये कहाँ जा रही है, 60 जूल्स यही है आपकी Q2, जो वेस्ट, जो एनवायरनमेंट में जा रही है। किस शक्ल में जा रही है ये वेस्ट, किस शक्ल में जा रहा है, हीट की शक्ल में जा रहा है, ये हीट की शक्ल में जा रहा है। ठीक है भाई। तो Q1 टोटल हीट सप्लाइड, मिसाल के तौर पर यहाँ 100 जूल्स आपने प्रोवाइड की थी, और 100 जूल में से रिमेनिंग हीट एज वेस्ट जो बच गई, बच जाने वाली हीट जो कि असल में वेस्ट है, जैसे जो कि यहाँ पर जैसे कि 60 जूल्स है। ठीक है भाई। बाकी आपको पता है 40 जूल्स कहाँ गई, वो तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो तो हीट एनर्जी रही नहीं ना, वो तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये दो टाइप की हीट्स हैं, दो टाइप्स की हीट्स हैं। ठीक है भाई। ये जो हमारे पास है Q1, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। और ये Q2 वाली जो है इसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बहुत अहम है, नेगेटिव एनर्जी। ठीक है भाई। अब इसके हवाले से एक डायग्राम है वो देख लें ज़रा, फिर इसके बाद इसकी एफिशिएंसी जो है उसका फॉर्मूला देखते हैं। ये क्या है, ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है। ये जो है वो हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है, इससे ये एक पाइप नीचे जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पाइप से क्या जा रही होगी, हीट नीचे जा रही होगी हॉट बॉडी से। तो यहाँ हॉट बॉडी आपको Q1 दे रहा है हीट, हॉट बॉडी आपको क्या दे रहा है, Q1 दे रहा है। ठीक है। ये रहा बीच में आपका इंजन,
ये बीच में आपका इंजन ले रहा है। अब यहाँ सपोज करते हैं हॉट बॉडी जो है वो Q1 आपको कितनी दे रहा है, 100 जूल्स, 100 जूल। यहाँ पर एक और पाइप लगा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ से वर्क डन जो है रिसीव कर रहा है 40 जूल्स का, 40 जूल्स। ये क्या है वर्क डन, कौन सा, मैकेनिकल वर्क 100 जूल्स में से, और बाकी ये कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। ये कौन सी हीट है, ये वेस्ट हीट, वेस्ट हीट। कितनी है ये वेस्ट हीट, 60 जूल्स वाली, 40 जूल्स एज अ मैकेनिकल वर्क की सूरत में यहाँ पर चला गया आगे, और जिससे क्या हुआ, इंजन ने अपना काम ले लिया, पिस्टन को हरकत दी, पिस्टन ने दूसरे पुर्जों को हरकत दी, उन्होंने टायर को हरकत दी और गाड़ी चल रही है। तो आपकी गाड़ी जो चल रही है वो इस 40 जूल्स से चल रही है, इस 40 जूल्स के वर्क डन से चल रही है, जो कि क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी है। ये वर्क डन आपका मैकेनिकल एनर्जी है, इसको लिख लीजिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। ये वर्क डन आपका मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर है वर्क डन के, ठीक है भाई। तो ये हॉट बॉडी हो गई। अब ये वेस्ट कहाँ जा रहा है, कुछ याद है, एनवायरनमेंट में जा रहा है ना। आपकी बाइक से जो साइलेंसर लगा हुआ उससे गरम गरम गैसेस बाहर निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एनवायरनमेंट में जा रही है। ये एनवायरनमेंट ही असल में यहाँ इस केस में, तो बाइक वाले केस में तो एनवायरनमेंट आपका कोल्ड बॉडी कहलाएगा, लेकिन कोई कंडेंसर भी हो सकता है। तो ये जो है नीचे लगी हुई है क्या, ये कोल्ड बॉडी। ये डायग्राम है जिसने आपको बताया। ये हॉट बॉडी है, Q1 जिससे आ रहा है, Q1 यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, Q1 में से, Q1 के 100 जूल में से 40 जूल्स वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन की सूरत में यहाँ निकल गए, और बाकी 60 जूल्स जो है यहाँ पर वेस्ट हीट एनर्जी की सूरत में निकल गया, ठीक है। नोट कर लिया भाई। अब यहाँ पर ज़रा इसका जो है हम डायग्राम भी हो गया, और तो यहाँ पर अगर मैं आपसे डिफरेंस निकलवाना चाहूँ, यहाँ पर दो एनर्जीज़ हैं। ये वाली जो एनर्जी है जो वेस्ट है, इसको हम Q2 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, Q2। तो Q1 कितना है, 100 जूल्स, Q2 कितना है, 60 जूल्स। 40 जूल्स मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में निकल गया। तो अगर Q1 और Q2 के दरमियान डिफरेंस आपको निकालना है, तो डेल्टा Q बराबर है Q1 माइनस Q2। ये फॉर्मूला आ गया, Q1 माइनस Q2, ठीक है भाई। इन दोनों का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो अब ये याद रखिएगा कि इसके अंदर Q1 टोटल हीट सप्लाइड है और Q2 रिमेनिंग वेस्ट हीट एनर्जी है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, ये भी हो गया। काम की चीज़ें निकाल रहा हूँ अभी। तो और इसी को, ये जो डिफरेंस है कितना है यहाँ पर, Q1 कितना है, 100 जूल्स, Q2 कितना है, 60 जूल्स। तो 100 जूल्स में से 60 जूल्स को माइनस करूँगा ये वाला जो है वेस्ट, और इसमें से तो कितना बचेगा, 40 जूल्स। क्या है 40 जूल्स, ये वर्क डन है। तो डेल्टा Q आपका जो है वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा इस तरह। तो इन केस इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आपका वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो Q1 में से माइनस कर दें आप Q2 को, तो आपको वर्क डन पता लग जाएगा। 40 जूल्स का वर्क डन था ना भाई, ये देखें। और इसी को हम, तो डेल्टा Q जो है वो W के भी बराबर है ना, बराबर, ठीक है भाई। डेल्टा Q आपके W के भी बराबर है। Q1 100 हो गया, Q2 60, माइनस किया 40 जूल्स, और ये आपका वर्क डन है। तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा Q और ये W ये क्या है, ये बराबर हैं। डेल्टा Q बराबर है डेल्टा W के, तो ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा W बराबर है Q1 माइनस Q2। इसकी एफिशिएंसी देखें, एफिशिएंसी का मतलब होता है कारकर्दगी।
एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। सबसे पहली बात, इसको बुलाया क्या जाता है? ये जो हीट इंजन की एफिशिएंसी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस एफिशिएंसी को एक ख़ास नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी। इसका सिंबल क्या है? किस सिंबल से? एक ग्रीक लेटर है, एन जैसा लगता है ये, इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको ईटा बोलते हैं, ईटा। इसकी मदद से आप थर्मल एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या थर्मल एफिशिएंसी की या ईटा की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ वर्क डन, रेशियो ऑफ वर्क डन डेल्टा क्यू, वर्क डन डेल्टा क्यू। अब तो समझ में आ रहा है ना आपको, ये वर्क डन के साथ डेल्टा क्यू मैंने क्यों लिखा है, अभी मैंने क्लियर किया है इस चीज़ को, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वर्क डन डेल्टा क्यू बाय इंजन, बाय इंजन इन ईच साइकिल, ईच साइकिल। हम ये हीट इंजन्स में ये बात मान के चलते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन हकीकत में साइकिल पूरा तो कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी अमाउंट हीट एनर्जी का वेस्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रिकवरेबल नहीं है। वो वेस्ट में चला गया, वापस रिकवर नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ साइकिल का हवाला देते हैं। रेशियो ऑफ वर्क डन बाय इंजन इन ईच साइकिल टू द हीट एब्जॉर्ब, टू द हीट एब्जॉर्ब्ड। तो असल में वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब्ड जो है, जिसको हम Q1 कह रहे हैं, यही है ना हीट एब्जॉर्ब, इसका आपस में रेशो है। ये इसका फॉर्मूला देखें, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि ईटा बराबर है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट मतलब आप कितना दे रहे हैं और आपको मिल क्या रहा है रिटर्न में। तो ये इनपुट आपका क्या है? Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट सप्लाइड को। कितनी थी? जो 100 जूल्स, ठीक है। और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? वर्क डन की सूरत में। Q2 नहीं, हाँ, Q2 तो आपका वेस्टेज है। तो आउटपुट क्या है? वर्क डन की सूरत में, मैकेनिकल वर्क डन, जो 40 जूल्स का था, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि ये वर्क डन किसके बराबर था? Q1 माइनस Q2 के, था ना वर्क डन, Q1 माइनस Q2 के भी मैंने बताया था। और इसी को हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो ये जो है वो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2, और ये Q1 और Q1 ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये रहा भाई आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अगर 100% एफिशिएंसी हो तो 100% एफिशिएंसी हो तो मीन्स 100% एफिशिएंसी का मतलब है मीन्स नो हीट लॉस्ट, नो हीट लॉस्ट या रिजेक्टेड या वेस्टेड। सेपरेट कर दिया थोड़ा सा मैंने। तो अगर 100% एफिशिएंसी की हम बात करें तो इसका मतलब मीन्स नो हीट लॉस या रिजेक्टेड या वेस्टेड, यानी कि हीट आपकी कोई भी वेस्ट नहीं हो रही, रिजेक्ट नहीं हो रही, ज़ाया नहीं हो रही। जितनी हीट आप दे रहे हैं वो 100% मैकेनिकल वर्क में
कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ पर क्या निकलेगा, Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 एग्जैक्टली वो 0 होगी। Q2 की वैल्यू, ये वेस्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बाकी बच जाने वाली एनर्जी, तो ये 0 होगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ Q2 अगर 0 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एनर्जी जो है वो 100%, हीट एनर्जी जो है वो 100% मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कोई हीट लॉस नहीं हो रहा। लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और यही तो लॉर्ड केल्विन कहता है अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि मुमकिन नहीं है भाई, आप ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जिसके अंदर वेस्टेज ना हो एनर्जी का, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इसी को एक दूसरी तरह से क्लॉजियस बोलता है आप ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो करवा दे बग़ैर कोई एनर्जी खर्च किए। नहीं, उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ऐसे रेफ्रिजरेटर को कुछ एनर्जी इस्तेमाल में लानी पड़ेगी, तब ही ये मुमकिन होगा। जो खुद ब खुद नेचुरली प्रोसेस होता है ना, जैसे कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र कर जाती है, ऐसा नेचुरली नहीं होगा। आपको थोड़ा हीट अपनी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये वाला टॉपिक रह गया यार। ठीक है, बात ज़रा तवील हो गई क्योंकि बाइक की बात थी मेरे अंदाजे से ज़्यादा। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रह गया, इसको अगले टॉपिक्स में कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक आपका पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, इसी के अंदर इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।